अच्छा संजय जी, ये बताइए कि जो मुख्य पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनमें आपको कौन सी पार्टी प्रभावित करती है? देखिए, मुख्य पार्टियां तो यहाँ पे जिन्हें कहें कि राष्ट्रीय स्तर की तो दो ही तीन चार पार्टियां हैं जिनको विचारधाराओं पर आधारित हैं। आप उसमें कांग्रेस को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, आप भी आ गई है, उसी श्रेणी में आ गई है। तो अब राष्ट्रीय दल के रूप में इनकी अपनी एक विचारधाराएं हैं। कांग्रेस का तो हमने 70 साल से देख ही लिया है कि क्या इनकी विचारधारा रही और क्या इनके कर्म रहे, जिसके कारण जी। भारत की ये स्थिति हुई आज कि 75 साल हो गए और उसके बावजूद भी भारत अभी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ पाया। तो भला हो कि 14 के बाद ये मोदी जी जैसे प्रभावशाली नेता आए कि आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। भारत की विश्व की राजनीति में एक पैठ बन चुकी है। इनकी वाणी का असर होता है और विश्व की शक्तियाँ किसी भी कार्य को करने के पहले ये सोचती हैं कि भारत का उस पर क्या विचार है या भारत की क्या सोच है। उसके बिना वो कोई कार्य नहीं होते हैं। तो हम तो मुख्य रूप से एक ही पार्टी को जानते हैं जिसने कि अपने कर्मों में, अपनी विचारधारा में एक सततता और निरंतरता रही है। देश के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना कहना चाहिए, देश के प्रति समर्पण की, देश के प्रति भक्ति की, राष्ट्र को जोड़ने की, ये जो भावना है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसी भी दल में नहीं है। दूसरे दल कहते हैं, उनकी विचारधारा में अपने शब्द जरूर रखते हैं, लेकिन कर्मों में उसका परिणाम हमको नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर मैं कहूँ, और ख़ासतौर से आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ले लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को ले लीजिए, और आज की तारीख में आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए। समर्पण की आप सीमा देखिए कि उस व्यक्ति ने सिर्फ समर्पण ही सीखा है, राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। जिस व्यक्ति ने अपना परिवार नहीं बसाया, जिस व्यक्ति ने अपना प्रॉपर्टी नहीं बनाई, जिस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया, न उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसके घर में आ सकता है, न उसके परिवार से उसका कोई उस तरीके का संबंध है कि कोई उसके प्रधानमंत्री होने का उसका लाभ उठा सके। अपना उसने व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन बिल्कुल अलग करके रखा है। राजनीतिक जीवन में उसके परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, पारिवारिक जीवन में अवश्य वो एक पारिवारिक व्यक्ति के तरीके से काम करते हैं। और समर्पण की भावना की ये सीमा कि उसने पूरे जीवन वैवाहिक संबंध से बिल्कुल दूरी बना करके रखी। क्यों? ये एक चरम स्थिति है जहाँ पे देश के अतिरिक्त उस व्यक्ति के मस्तिष्क में और कोई विचार आता ही नहीं। आज भी आप ले लीजिए, 72 साल की उम्र में आप ज़्यादातर लोगों को देखिए, वो रिटायर्ड हो जाते हैं या अपना इसी तरीके के होते हैं, या बड़ी आराम से राजनीति करते हैं कि ठीक है, हमें अगर राजनीति भी करनी है तो सुख सुविधाएं अपने के अनुसार ही वो उनकी राजनीति चलती है। लेकिन वो व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति है जो पूरे राष्ट्र में घूम घूम करके अपने दल का प्रचार कर रहा है। और क्यों कर रहा है? दल का प्रचार इसलिए नहीं कर रहा है कि साहब हम सत्ता में आए। सत्ता में आना एक उद्देश्य है, लेकिन सत्ता में आने के पीछे क्या उद्देश्य है उसको देखिए, बड़ा स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति ने किया। पहली बार जब आए तो उन्होंने कितना जन धन अकाउंट, स्वच्छता अभियान, कितने सारे काम कर डाले कि घर देना, हर घर को किसान को सम्मान निधि देना, एक नीचे के स्तर तक लोगों को बेसिक चीज़ों पर, हाँ, उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास करते रहे। दूसरे उसमें कितना बड़ा काम किया, 370 जो भारत की एकता के लिए एक चुनौती बनी हुई थी, उस 370 को हटा करके कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाने में मदद की। इतना बड़ा काम। फिर अगर आप देखें उस व्यक्ति के समर्पण का, तो कोविड की बीमारी से ज़्यादा बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। इस बीमारी में जब
पूरा विश्व भयाक्रांत हो गया था, कोई समाधान नहीं दिख रहा था कि करें तो क्या करें, कल होगा कि नहीं होगा। हर आदमी यही सोच रहा था कि आज का दिन तो गुजर गया, कल का दिन सूरज हम देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। उस समय न तो दवा थी न कोई उपचार था, अगर बस हो गया तो ख़त्म। किसी को अगर कोविड हो गया तो बस उसकी आखिरी, घर के भी नहीं लोग उसके पास जा सकते, दोस्त नहीं जा सकते, परिवार वाला नहीं जा सकता, जैसे वो एक अछूत हो जाए। कोई दवा थी नहीं। उस समय उस व्यक्ति ने एक आशा का संचार करने के लिए, लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए, लोगों को मानसिक विषाद से उबारने के लिए एक तरीका ढूंढा कि साहब सब लोग अपने घर की छत पर खड़े होकर के लाइट जलाएं, घंटा बजाएं। बड़ा उसका मजाक बनाया गया, अगर साहब उससे तो बीमारी भाग जाएगी क्या, ऐसे क्या हो जाएगा। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर देखिए आप, कि जब एकदम डिप्रेस थे लोग, बिल्कुल घरों में अकेले पड़े हुए थे, लगता था कोई नहीं है, जब छत पर खड़े होकर के लोगों ने लाइट जलाई तो ऐसे लगा जैसे पूरे विश्व से वो जुड़ गए हैं, जैसे आपस में अकेले नहीं, आपस में जुड़े हुए हैं। बड़ा ऐसी स्थिति में आप जब कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वैसी स्थिति होती है जब आपका बीमार हो या कुछ हो, आपकी माँ आकर के आपको सहलाती है, आपका पिता आकर के आपके सिर पर हाथ फेरता है, तो बीमार को लगता है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, कोई मेरे सिर पर हाथ फेरने वाला है। एक हाथ फेरने की भूमिका निभाई। उसके बाद भारत ने आश्चर्यजनक रूप से वैक्सीन को बना करके पूरे देश के एक एक बच्चे को वैक्सीन लगा करके ये सिद्ध कर दिया कि अगर आपके मन में काम करने की इच्छा है तो आप उस काम को कर सकते हैं। असंभव काम भी आप कर सकते हैं। एक असंभव जैसा काम था 140 करोड़ जनता के पास पहुंच करके उसको वैक्सीन लगा देना, ये एक साधारण कार्य नहीं था। तीसरी चीज आप ले लीजिए, राम मंदिर। सदियों से ये संघर्ष चल रहा था, नहीं हो पा रहा था। लोग कहते हैं कोर्ट का फैसला है, हाँ निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला है, और ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस व्यक्ति का संविधान में कितना विश्वास है। वो एक कानून बना करके भी पास कर सकते थे और वो राम मंदिर बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हर संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके पूरा प्रयास किया, किताबें उपलब्ध कराई, साक्ष्य लाए, उनका ट्रांसलेशन कराया, अरबी से हिंदी, हिंदी और संस्कृत से हिंदी और उनके इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराए। इतना असाध्य कार्य थे जो सब किए कराए, और साल 2 साल 3 साल के उसमें उन्होंने पूरे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें कोर्ट को विवश हो करके उसके फेवर में निर्णय देना पड़ा, क्योंकि साक्ष्य उपलब्ध करा दिए। उस साक्ष्य को झुठला नहीं सकते थे, तो उसको साक्ष्य उपलब्ध कराने में, ये सारी परिस्थिति बनाने में उन्हीं का तो योगदान था। कोर्ट एक माध्यम बना, उस कार्य को कराने के लिए एक माध्यम कोर्ट बना, क्योंकि कोर्ट के पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं था। वो न दे, कोर्ट न चाहता तब भी वो नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके साक्ष्य इतने मजबूत थे। तो ये साक्ष्य, मजबूती से साक्ष्य रखना, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, फिर डे टू डे हियरिंग करा करके ये करवाना, ये कार्य कराई। तो हम जब देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों से भरी हुई ये दल है, ऐसे ऐसे लोग जो उसके शीर्ष पर हैं, जो उसकी नीति को चलाते हैं, तो उनकी नीति में एक देश के प्रति कल्याण की भावना है, एक बड़ी स्पष्टता है, राष्ट्र प्रेम है, लोगों को के प्रति एक सहानुभूति की है, संवेदनशील है। तो मेरे समझ में भाजपा से अच्छी तो उस समय कोई सरकार है ही नहीं। और भाजपा में स्पष्ट रूप से मोदी जी जैसे शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति से अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनको मोदी जी जैसा व्यक्ति मिला हुआ है, जो देश को एक विषम स्थिति से उबार करके बाहर ला रहा है। न केवल बाहर ला रहा है, इसका एक वैश्विक राजनीति में स्थान बना रखा है इसने। संजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।